नमस्कार एवं स्वागत आप सभी मित्रों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अपने कोर्स को आगे बढ़ा रहे होंगे धीरे धीरे। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो आपका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होगा और जो पशुधन प्रसार अधिकारी का होगा, जितने भी साइंस के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उससे संबंधित हम 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको सरल लगेंगे लेकिन जो फैक्चुअल है उसमें आपको थोड़ा टफ लगेंगे, क्योंकि जब पेपर में आता है तो हम इनको भूल जाते हैं और थोड़ा हमारे लिए टफ बनते हैं। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा, एग्रोनॉमी किसका अध्ययन कहलाता है? एग्रोनॉमी किसका अध्ययन कहलाता है? तो एग्रोनॉमी जो होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो एग्रो होता है यानी कि फसली पादपों का जो अध्ययन होता है, यानी जब जो पौधे फसली पादप होते हैं, यानी कि एग्रोनॉमी का तात्पर्य होता है जो फसली पादप होते हैं या जो फसली पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जब तो उसको कहा जाता है एग्रोनॉमी। ठीक है, यानी कि फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं। तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता जन्मदाता हम 9th-10th से पढ़ते आते हैं। तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं कैरोलस लीनियस। इनका नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, इनको द्विनाम पद्धति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था द्विनाम पद्धति में कि पहला नाम जो होगा, जो पहला नाम होगा वो होगा उसकी उसके वंश का, और जो दूसरा नाम होगा उसकी होगी जाति का। जैसे कि इन्होंने ही कहा था कि होमो सेपियंस सेपियंस आपका क्या होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है कैरोलस लीनियस। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, जीवों का 4 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? जीवों का 4 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए, 4 जगत वर्गीकरण, 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत, 5 जगत, ये सब वर्गीकरण इससे पहले हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे फैक्चुअल माना जाता है वो माना जाता है 5 जगत वर्गीकरण। जो 4 जगत वर्गीकरण है वो दिया था आपके कोपलैंड ने। कोपलैंड ने, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी, कोपलैंड ने जो 4 जगतीय वर्गीकरण दिया है इसमें चौथा जगत कौन सा जोड़ा था? तो चौथा जगत इन्होंने जोड़ा था वो था मोनेरा जगत को। ठीक है, मोनेरा को इन्होंने इसमें ऐड किया था। अब ये होगी 4 जगत की बात। अब बात करते हैं पहले 2 जगत की वर्गीकरण की। जो 2 जगत का वर्गीकरण था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने, जिसका हमने अभी डिस्कस किया था। कैरोलस लीनियस ने दिया था 2 जगत का वर्गीकरण। जंतु व पादप 2 वर्गों में इन्होंने इसको बांटा था, इसलिए इसको 2 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है 3 जगत वर्गीकरण। 3 जगत वर्गीकरण जो दिया था वो दिया था आपके हैकल ने। ठीक है, हैकल ने दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, जंतु पादपों के साथ प्रोटिस्टा को भी ऐड किया था। यहाँ पे तो सिर्फ 2 जगत था, जंतु और पादप। यहाँ पे इन्होंने तीसरे जगत को ऐड किया था, वो था प्रोटिस्टा को। ठीक है, अब बात करते हैं 4 जगत की। 4 जगत का हो गया आपका कोपलैंड। इसमें इन्होंने इन तीनों के साथ साथ आपके किसको जोड़ा था, मोनेरा को ऐड किया था। ठीक है, अब बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण की। 5 जगत का जो वर्गीकरण था वो दिया था व्हिटेकर ने। व्हिटेकर ने इसको दिया था 5 जगत के वर्गीकरण को, जिसमें इन्होंने किसको जोड़ा था, लास्ट में कवक को जोड़ा था। इन्होंने कहा था कि 5 जगत का वर्गीकरण होता है, इसमें एक कवक भी आता है आपके। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर उगने वाले शैवालों को किस नाम से जाना जाता है? बर्फ पर उगने वाले शैवालों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है क्रिप्टोफाइटस। क्रिप्टोफाइटस के नाम से इनको जाना जाता है, जो बर्फ पर उगने वाले शैवाल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टोफाइटस इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं चट्टानों पर उगने वाले शैवालों के बारे में। चट्टानों पर जो उगने वाले शैवाल होते हैं इनका नाम होता है लिथोफाइटस। इनका नाम तो हो गया क्रिप्टोफाइटस, और जो चट्टान पर उगते हैं उनका नाम हो जाएगा लिथोफाइटस। ये होता है आपका लिथोफाइटस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जो शैवालों का अध्ययन है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो शैवालों का अध्ययन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी यानी कि शैवालों का अध्ययन।
ठीक है, यहाँ पर हमारे 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय के पौधे पर लाल कीट रोग किस शैवाल के कारण होता है? चाय के पौधे पर लाल कीट रोग किस शैवाल के कारण होता है? तो ये होता है एक कवक, या नहीं, एक शैवाल होता है ये। तो ये भी एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किसके कारण होता है, शैवाल के कारण होता है कि कवक के कारण होता है कि फंजाई के कारण होता है? ठीक है, तो लाल कीट रोग किसके कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। शैवाल कौन सा होता है? इसका नाम है सेफेल्यूरोस। सेफेल्यूरोस इस शैवाल का नाम है। इसके कारण क्या होता है, जो चाय होता है उस पर लाल कीट रोग होता है। ठीक है, इस शैवाल के कारण। अगला क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? ठीक है, अब देखिए इसमें हम काफ़ी कंफ्यूज होंगे, लेकिन कोई बोलेगा जड़ है, कोई बोलेगा तना है, कोई बोलेंगे फूल है, कोई बोलेगा पत्ती है, लेकिन जो जीवन चक्र है, जीवन चक्र इसका आगे कैसे बढ़ता है, एक पौधे का जीवन चक्र, जब उसमें पुष्प आते हैं तो जीवन चक्र की दृष्टि से इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये है इसका पुष्प। जब इसमें पुष्प होगा तब इसमें निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये जनन करेगा, तब आगे इसका दूसरा बीज बनेगा, तब जाकर के दूसरा पौधा इसका निर्माण होगा। तो पुष्प क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटे फूलों वाला जो पौधा है वो है आपका वोल्फिया। वोल्फिया को सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते के पीले रंग का कारण है? पपीते के पीले रंग का कारण है, तो ये है कैरिकोजेंथिन। कैरिकोजेंथिन के कारण क्या होता है, पपीते का रंग क्या होता है, पीला होता है, कैरिकोजेंथिन के कारण। अब हमने यहाँ पे बात की थी सबसे छोटे पुष्प की, सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन है, वोल्फिया है। और अगर ये आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प की बात जब आती है तो ये होता है आपका रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया है विश्व का सबसे बड़ा पौधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो विटामिन B3 है इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम 1 नंबर के क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इनका नाम। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, नियासिन इसका रासायनिक नाम है। ये क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील। आपने देखा होगा कई बार आता है कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो ये क्या होता है, जो नियासिन होता है या विटामिन B3 होता है, ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं इस टेस्ट सीरीज के। अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है, अस्थियों के यानी कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उपास्थियों के अध्ययन को क्या करते हैं, क्या कहते हैं। एक हो गया अस्थियों का अध्ययन, दूसरा हो गया उपास्थियों का अध्ययन। उपास्थियों के अध्ययन को कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी, ठीक है, कॉन्ड्रोलॉजी यानी कि उपास्थियों का अध्ययन, और ऑस्टियोलॉजी यानी कि अस्थियों का अध्ययन, यानी कि जिसमें ओ आ रहा है वो हो जाएगा अस्थियों का ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का, उपास्थियों का क्या हो जाएगा, कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कृपया जो है कमेंट में अपने सुझाव दें, क्या सुधार चाहते हैं ये भी आप बताएगा, और वीडियो को पूरी देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।